प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट का नाम है शुद्ध गतिकी। ठीक है, तो ये जो हमारी सेकंड यूनिट है उसका नाम क्या है? शुद्ध गतिकी, काइनेमेटिक्स। शुद्ध गतिकी का क्या मतलब होता है? शुद्ध गतिकी का क्या अर्थ होता है? अगर हम किसी वस्तु की गति का अध्ययन करें और गति का अध्ययन करते समय गति को प्रभावित करने वाले बाह्य कारकों का अध्ययन न करें तो विज्ञान की यह शाखा क्या कहलाएगी? शुद्ध गतिकी। ठीक है, तो एक बात समझ लीजिए, विज्ञान की वह शाखा या भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम केवल गति का अध्ययन करते हैं, गति को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन नहीं करते हैं। ठीक है, तो शुद्ध गतिकी में हम केवल शुद्ध गतिकी, चूंकि नाम इसका है, तो केवल और केवल हम गति का अध्ययन करेंगे। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वस्तु की गति किस कारण से उत्पन्न हो रही है। ठीक, इन कारणों पर जो कारक हैं या जो कारण हैं उनका हम इसमें अध्ययन नहीं करें, सिर्फ और सिर्फ हमें किसी वस्तु की किसका अध्ययन करेंगे? गति का अध्ययन करेंगे। तो इस यूनिट में जो सेकंड हमारी यूनिट है, इस यूनिट का जो सिलेबस है उसको हम लोग 3 चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो हमारी स्टडी चल रही है उसके आधार पर हमारा ये चैप्टर जो है वो 4 चैप्टर होगा और इस यूनिट का पहला चैप्टर होगा, इसका नाम है सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक, ये चैप्टर हमारी बुक के हिसाब से ये चैप्टर 4 होगा और इस यूनिट का ये चैप्टर फर्स्ट है। इसका नाम क्या है? सरल रेखा में गति, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो देखिए आप, क्योंकि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ गति का अध्ययन करेंगे, तो आखिर गति या विराम की अवस्था क्या होती है? विराम और गति की अवस्था, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। आखिर विराम और गति की अवस्था क्या होती है? विराम अवस्था क्या होती है? विराम का मतलब आप लोग जानते, रुका हुआ, ठहरा हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम कैसे विराम की अवस्था को कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर किसी वस्तु की स्थिति में किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष, किसी प्रेक्षक के सापेक्ष कोई परिवर्तन ना हो रहा हो, तब हम कहेंगे कि वस्तु विराम की अवस्था में है। ठीक है, जैसे देखिए इस रूम में ये बोर्ड टंगा हुआ है और ये जो बोर्ड है वो हमारे सापेक्ष बोर्ड की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम बोर्ड को क्या कहेंगे कि विराम की अवस्था में है। क्लासरूम में स्टूडेंट्स बैठे हैं, एक स्टूडेंट के सापेक्ष दूसरे स्टूडेंट की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वो विराम की अवस्था में है। ठीक है, तो विराम की अवस्था या गति की अवस्था को डिफाइन करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, एक प्रेक्षण बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसके रिलेशन में हम उसको डिफाइन करते हैं। क्योंकि आपको समझना होगा विराम और गति की अवस्था ये दोनों ही कैसी हैं? ये सापेक्षिक हैं, ये निरपेक्ष नहीं है। ठीक है, यानी अगर कोई वस्तु एक वस्तु के सापेक्ष विराम की अवस्था में है तो दूसरे वस्तु के सापेक्ष या दूसरे निर्देश बिंदु के सापेक्ष वो गति की अवस्था में भी हो सकती है। जैसे बस के भीतर अगर बस गति की अवस्था में बस चल रही है तो उसके भीतर अगर यात्री बैठे हैं तो एक यात्री के सापेक्ष दूसरा यात्री किस में होगा? विराम की अवस्था में होगा, क्योंकि उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन अगर बाहर स्टेशन पर खड़े किसी व्यक्ति के सापेक्ष में देखेंगे तो बस में बैठे हुए यात्री गति की अवस्था में होंगे। ठीक है, तो ये विराम की अवस्था होगी। अब गति की अवस्था क्या होती है कि अगर निर्देश बिंदु के सापेक्ष कोई भी किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, स्थिति में क्या होता है? परिवर्तन होता है, स्थिति बदलती है, तो हम कहते हैं कि वस्तु गति की अवस्था में है। ठीक है, जैसे कि चलती हुई ट्रेन, चलती हुई बस, ठीक, ये जो सब हैं वो गति की अवस्था में है। अगर बस चल रही है तो पृथ्वी पर खड़े किसी व्यक्ति के सापेक्ष उसमें जितने भी यात्री बैठे हैं वो गति की अवस्था में है। ठीक, ट्रेन चल रही है आपकी, तो ट्रेन अगर चल रही तो स्टेशन पर खड़े यात्री या स्टेशन पर पेड़ पौधे आदि के सापेक्ष वो ट्रेन में बैठे या ट्रेन जो गति की अवस्था में है। ठीक, गति की अवस्थाएं, आप लोग अपनी साइकिल से या बाइक से स्कूल जाते हो तो गति की अवस्था हो गई। आपके घर के सापेक्ष आपकी स्थिति में लगातार परिवर्तन होता है, या पृथ्वी पर अन्य स्थित किसी वस्तु के सापेक्ष आपकी स्थिति में लगातार परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये तो विराम या गति की अवस्था हुई, जो कि दोनों ही कैसी हैं?
ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। विराम और गति की अवस्था ये कैसी होती है? विराम और गति की अवस्था जो वो आपेक्षिक है। ये कैसी होती है? आपेक्षिक, यानी ये किसी के रिलेशन में होते हैं। हमने आपको समझा दिया। जैसे कि अगर हम देखें, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं और हम यहाँ खड़े हैं, तो इस बोर्ड के सापेक्ष, इस चेयर के सापेक्ष या इस रूम में रखी अन्य वस्तुओं के सापेक्ष हम किसकी अवस्था में? विराम की अवस्था में हैं। लेकिन अगर हम अन्य किसी ग्रह से देखेंगे, उसके सापेक्ष में हम गति की अवस्था में हैं। क्यों? पृथ्वी गति कर रही है, तो अन्य ग्रह के सापेक्ष जब देखोगे तो पृथ्वी गति कर रही है, अतः हम भी पृथ्वी के साथ साथ क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं, तो हम गति की अवस्था में हो जाएंगे। ठीक, तो ये आपकी विराम या गति की अवस्था है, जो कि कैसी है? आपके समझ में आया हो, आपेक्षिक है। ठीक, अब देखिए, ये जो विराम या गति की अवस्था है ये आपने पढ़ी। अब बात आ गई कि जो गति की अवस्था है उसको व्यक्त करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? जैसे हम कहें कि आपका ये घर है और इस घर से आपका स्कूल 4 किलोमीटर दूर है। अगर हमने इतनी बात कही कि बात अधूरी है, क्योंकि आपके घर से ये स्कूल 4 किलोमीटर किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, यहाँ से इस डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में है? 4 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक, इसका मतलब हम घर को केंद्र मान करके 4 किलोमीटर की त्रिज्या लेकर एक वृत्तीय पथ ले लें। तो इस वृत्तीय पथ पर कहीं न कहीं हमारा स्कूल होगा, है कहीं नहीं होगा। तो बात क्लियर नहीं हो रही, स्पष्ट नहीं हो रही है। इसका मतलब हमें गति का अध्ययन करने के लिए आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? दिशाओं की। हमें ये पता हो कि हमारा घर स्कूल से 4 किलोमीटर की दूरी पर इस डायरेक्शन में है, तो हमें क्लियरली वो बात सही से हम उसकी स्थिति पता कर लेंगे। ठीक, तो गति की अवस्था को व्यक्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता हुई? दिशा की आवश्यकता होगी। और दिशाओं के साथ साथ हमें, क्योंकि लगातार स्थिति परिवर्तित हो रही है, तो हमें समय की आवश्यकता होगी। ठीक, अर्थात दिशाओं को व्यक्त करने के लिए हमें किसी गति को व्यक्त करने के लिए दिशाओं की और टाइम मशीन, समय की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इनके एक अर्थात किसी वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए एक सिस्टम की आवश्यकता होती है, एक तंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे हम कहते हैं निर्देश तंत्र या निर्देश, इसे कहते हैं हम लोग निर्देश तंत्र या निर्देश फ्रेम। ठीक है, क्या इसको कहते हैं? निर्देश तंत्र या निर्देश फ्रेम। फ्रेम अंग्रेजी कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमें गति की अवस्था व्यक्त करने के लिए घड़ी और निर्देशांक निकाय दिशाओं के लिए। अब इन दिशाओं के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो निर्देशांक निकाय होते हैं, निर्देशांक ज्यामिति है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, हम उसकी सहायता लेते हैं, उसका सहयोग लेते हैं। देखिए, आप लोग जानते हैं कि किसी वस्तु की स्थिति जो है, किसी वस्तु की स्थिति किन किन दिशाओं में हो सकती है, कितनी दिशाएं संभव है किसी वस्तु की गति के लिए। तो किसी वस्तु की गति के लिए 6 दिशाएं संभव हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 दिशाएं ये हो गई आपकी। और 5वीं दिशा क्या है? अपवर्ड, ऊपर की ओर। और 6वीं दिशा डाउनवर्ड, नीचे की ओर। ठीक है, तो इनको ही हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सहायता से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे निर्देशांक होते हैं। देखिए, ये हमने परस्पर लंबवत क्या ले ली? ये विमाएं ले ली। जो परस्पर लंबवत विमाएं हैं, इनको क्या कहते हैं? अक्ष। तो ये आपकी एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष, ये तीनों अक्ष आपने पढ़ी परस्पर लंबवत होती हैं। और इनका जो पटान बिंदु होता है वो मूल बिंदु या निर्देश बिंदु कहलाता है। ठीक है, ये 3 दिशा हो गई। तो देखिए, आप इस के अनुसार अगर हम मूल बिंदु से इस डायरेक्शन में चले एक्स अक्ष के अनुदिश, तो हम चिन्ह प्रकाटी से उस विस्थापन को, उस स्थिति को पॉजिटिवली लेंगे, धनात्मक लेंगे। और अगर इस डायरेक्शन में हम चलते हैं मूल बिंदु से बाईं ओर, तो हम इधर को क्या लेंगे? नेगेटिव एक्स अक्ष होगा। इसी तरीके से आप देखिए कि जो वाई अक्ष है, इसको भी अगर हम इस डायरेक्शन में लेंगे, नीचे की तरफ लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। जेड अक्ष को लेंगे इस डायरेक्शन में, तो ये आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से
ये आपकी कितनी दिशाएं हो गई, 6 दिशाएं हो गई, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अगर बोर्ड पे आपको समझ नहीं आ रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये परस्पर लंबवत अच्छे हैं, ये इनको हम XYZ नाम दे देते हैं। किसी को आप स्वतंत्र हैं, किसी को XYZ नाम दे सकते हैं। इन तीनों अक्षों के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल आपके रूम का कॉर्नर, आप कॉर्नर पे देखेंगे 3 विमाएँ आकर के वहाँ पे जाती हुई आती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हैं 3 विमाएँ एक पॉइंट पर, तो तीनों ही परस्पर लंबवत होती हैं। इनकी सहायता से हम किसी वस्तु की गति का अध्ययन सही से कर लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। कैसे कि जैसे अगर कोई वस्तु इस विमान के अनुसार एक्स अक्ष के अनुसार गति कर रही है तो इसकी स्थिति एक्स अक्ष पे बदल रही तो हम पता कर लेंगे, वाई अक्ष पे बदल रही तो वो पता कर लेंगे, जेड पे बदल रही तो पता कर लेंगे। अब क्या और संभावना हो सकती है, अब संभावना हो सकती है कि किसी वस्तु की स्थिति एक्स और वाई दोनों अक्षों में कहीं पर ही बदल सकती है। एक्स वाई के लिए हम पता कर लेंगे, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर पहुँच गई, यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, ये वाले कोऑर्डिनेट पता कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, ये स्थिति पता कर लेंगे, इसके बाद इधर चलेंगे ये स्थिति पता कर लेंगे, या आपके निर्देशांक हो जाए एक्स वाई, तो वस्तु की स्थिति मूल बिंदु से ये स्थिति आपको पता चल जाएगी, ठीक है। ऐसे किसी भी तल में, इस तल में देखेंगे तो ये तल क्या हो जाएगा, एक्स और जेड के लिए हो जाएगा, ये वाला तल वाई और जेड के लिए हो जाएगा, ठीक। जैसे आकाश में कोई पक्षी उड़ रहा है तो अब देखिए ये 3 विमाएँ हैं, आकाश में अगर पक्षी उड़ता है, ये है आपके सामने दिखाई दे रही, तो आकाश में उड़ता पक्षी क्या इस अक्ष के अनुदिश गति कर सकता है, इस अक्ष के जिस अक्ष के अनुदिश भी गति करेगा। मान लीजिए पहले इधर हो गया तो हमने इस अक्ष के अनुदिश उसकी स्थिति पता कर ली, फिर इधर हो गया तो इधर पता कर ली, फिर इधर भी गया तो इधर भी पता कर ली। इस तरीके से हमें इनकी सहायता से, निर्देशांक निकाय की सहायता से हमें वस्तु की स्थिति पता चल जाएगी। इसके साथ साथ में हमें एक किसकी जरूरत पड़ेगी, टाइम मशीन या घड़ी की। तो हम लोग निर्देश तंत्र को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, घड़ी सहित निर्देशांक निकाय को क्या कहते हैं, निर्देशांक निकाय में आपका क्या होता है, घड़ी प्लस निर्देश तंत्र में क्या क्या होता है, घड़ी प्लस निर्देशांक निकाय। घड़ी सहित निर्देशांक निकाय को निर्देश तंत्र कहते हैं, और निर्देश तंत्र की सहायता से हम किसी वस्तु की गति का अध्ययन बड़े आसानी से, बड़ी सरलता से कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका ये जो निर्देश तंत्र है, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये कितने प्रकार का, जो हमारा निर्देश तंत्र है ये 2 प्रकार का होता है। देखिए ये हमारे 2 प्रकार का निर्देश तंत्र होता है। नंबर 1 जड़त्वीय निर्देश तंत्र, ये नंबर 1 जड़त्वीय इनिशियल, ठीक, और नंबर 2 होता अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, ठीक, नॉन इनिशियल है। ये 2 निर्देश तंत्र होते हैं, जड़त्वीय और अजड़त्वीय। इनकी आप पहचान कैसे करेंगे, देखिए जड़त्वीय निर्देश तंत्र जैसा इसका नाम है जड़त्व, जिसमें जड़त्व के नियम का पालन होता है। जड़त्व का नियम क्या होता है, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, ठीक। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होगा, वे निर्देश तंत्र जिनमें न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम का पालन होता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है, ठीक। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या होता है, न्यूटन का प्रथम नियम, इसमें क्या होता है, न्यूटन का जो प्रथम नियम होता है वो कैसा होता है, वैध होता है, वैलिड होता है, यानी मान्य होता है। तो न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम क्या है, बताइए। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम ये है कि अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में ही रहती है, और अगर विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहती है, जब तक उस पर कोई नेट बहावल कार्य नहीं करता है। या हम कह सकते हैं कि अगर किसी वस्तु पर कोई नेट बहावल जब नहीं कार्य करता है तो वस्तु क्या करती है, या तो एक समान चाल से गति करती है या विरामावस्था में होती है। ये न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है, ठीक है। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र कौन से हो जाएंगे, जिनमें न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम वैध होता है। मीन्स वे निर्देश तंत्र जो या तो विरामावस्था में होते हैं या एक समान
चाल से गति करते हैं क्या कहलाते हैं? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? क्षैतिज पटरियों पर दौड़ती ट्रेन, क्षैतिज पटरियों पर एक समान चाल से, किससे? एक समान चाल से दौड़ती ट्रेन, क्षैतिज पटरियों पर एक समान चाल से दौड़ती ट्रेन आपका क्या हो जाएगा? जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाएगा। आप मोटरसाइकिल से, साइकिल से एक समान चाल से जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाएगा। ठीक, अब ये देखिए क्या है, ये वस्तु है, इस पर देखिए हमने बल लगाया हुआ है, एक हम हाथ से ऊपर को बल लगाए हैं, पृथ्वी इस पर नीचे को बल लगाए हैं, तो विभ्रामावस्था में है तो ये गति नहीं कर रहा है, तो ये भी कौन सा निर्देश तंत्र हो गया? जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो गया। ठीक है, तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र को और आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक ट्रेन है, इस ट्रेन का एक कंपार्टमेंट है, अब ये कंपार्टमेंट यानी ट्रेन स्थिर है, जब ये स्थिर है तो हमने क्या किया कि यहाँ से इस कंपार्टमेंट में बॉल फेंकी, ठीक, और हमने इस बॉल को कोई प्रारंभिक वेग देकर के मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको फेंका। फेंकने के बाद ये जो बॉल है यहाँ से यहाँ जाकर के गिरी, ठीक, कितनी देर पे गिरी? ये गिरी 2 सेकंड बाद गिरी, यहाँ पे 2 सेकंड तक हवा रही। तो जब हमने नापा ये डिस्टेंस जहाँ से जहाँ तक गिरी, तो हमने नापा ये डिस्टेंस थी 10 मीटर। कितनी थी? 10 मीटर। तो ये आपका निर्देश तंत्र कौन सा हुआ? जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो गया, क्योंकि इसके लिए देखिए ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं, उनमें त्वरण उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि वो निर्देश तंत्र एक समान चाल से गति कर रहे हैं, तो इसमें त्वरण उत्पन्न नहीं होता है। तो त्वरण उत्पन्न नहीं हुआ तो हम दूरी बराबर सूत्र क्या लगा दें? सीधा सीधा दूरी निकालेंगे, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक, ये इस फार्मूले से ये डिस्टेंस आ जाए तो आप समझिए उसमें त्वरण कार्य नहीं कर रहा है, इसमें त्वरण नहीं आया है। तो ये वे निर्देश तंत्र जिनमें क्या बताया, जो त्वरित गति नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब है कि ये आपका जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो गया। अब क्या किया हमने? पुनः पुनः देखिए कि अगर जिस समय ये ट्रेन ये चलती स्पीड चली और चलने के बाद ये एक समान चाल से चलने लगी, उस कंडीशन में जब हमने इसको फेंका तो वही स्थिति पुनः पुनः हमको प्राप्त हो जाएगी। जब हमने इसको फेंका तो जितनी डिस्टेंस पे गिरेगा, ये u बराबर हमने 5 मीटर पर सेकंड, हवा में ये 2 सेकंड रही थी, तो ये जो डिस्टेंस है वो पुनः पुनः कितनी हो जाएगी? 10 मीटर हो जाएगी। तो ये जब एक समान चाल से चल रही है तो भी ये कौन सा निर्देश तंत्र हो गया? आपका जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो गया। ठीक है, समझ में? इसका अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या हुए? तो वो निर्देश तंत्र जिनमें न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम वैध नहीं होता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। अथवा हम कह सकते हैं कि वे निर्देश तंत्र जो त्वरित गति करते हैं, यानी जिनके वेग में लगातार परिवर्तन होता है, वेग कम ज़्यादा होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जहाँ पर चाल कम ज़्यादा होती है वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं। देखिए एक वस्तु है जो वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति कर रही है। तो जैसा हमने बताया कि अगर कोई वस्तु एक समान चाल से चलती है, अगर कोई निर्देश तंत्र, कोई निर्देश फ्रेम एक समान चाल से गति करता है अथवा विरामावस्था में होता है तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। तो यहाँ पर हम आपको क्या बता रहे हैं? यहाँ पर हम बता रहे हैं कि ये वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से चल रही है, तो ये कैसा निर्देश तंत्र होगा? ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र नहीं होगा, ये अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। ये कन्फ्यूजन आप दूर करें। कैसे होगा? क्योंकि वृत्ताकार पथ पर चल रही है एक समान चाल से, तब इसकी गति में क्या होगा? इसकी गति में त्वरण उत्पन्न हो जाएगा जो पथ के केंद्र की ओर होगा। ठीक है, पथ के केंद्र की ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा? एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो जब त्वरण उत्पन्न हो जाएगा तो जब कोई निर्देश तंत्र त्वरित गति करता है तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। ठीक है, समझिए। इसी तरीके से पृथ्वी देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक समान चाल से घूमती है और पृथ्वी जो है वो सूर्य का एक समान चाल चक्कर लगाती है, जो कि 365 दिन में एक चक्कर लगा लेती है और अपनी धुरी पर
पृथ्वी एक चक्कर 24 घंटे में लगा लेती है। तो पृथ्वी एक समान चाल से चक्कर लगा रही है, तो पृथ्वी किस तरीके का जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, ये देखिए समझने की जरूरत है कि जब पृथ्वी एक समान चाल से अपनी धुरी पर घूमती है तो उसकी गति में एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। उस त्वरण का मान होता है 0.036 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो सूर्य के केंद्र की ओर उसकी गति में त्वरण उत्पन्न होता है 0.006 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पृथ्वी की गति में देखिए त्वरण उत्पन्न हो गया, मीन्स पृथ्वी की त्वरित गति है। अतः सैद्धांतिक रूप से जो पृथ्वी है आपकी वो कैसा निर्देश तंत्र होगा, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, सैद्धांतिक रूप से, ठीक है। सिद्धांत में पृथ्वी कैसा निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। लेकिन अब और भी देखिए कि पृथ्वी के लिए जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान कितना होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी पृथ्वी पर गिरती हुई स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई वस्तुओं की गति में इतना त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इस त्वरण का मान इन त्वरणों की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। अतः हम व्यवहारिक रूप में व्यवहार के लिए जो पृथ्वी है उसको क्या मानते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। ये व्यवहारिक रूप में, ठीक है, व्यवहारिक रूप में पृथ्वी क्या मानोगे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। यानी जो भी हम अपनी कैलकुलेशंस करते हैं उन्हें पृथ्वी को क्या माना जाता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र माना जाता है। तो एक निर्देश है, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र से जुड़ा हुआ दूसरा निर्देश तंत्र भी जड़त्वीय होता है। तो हम व्यवहार में पृथ्वी क्या मानते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र मानते हैं। लेकिन अगर आप कहीं पर ये क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी है उसमें जड़त्वीय निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, इनमें से कोई नहीं, तो आप उसमें टिक कौन सा सही करो, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। क्योंकि प्रैक्टिकली जो हमारा सिद्धांत है, सैद्धांतिक रूप से जो पृथ्वी है वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है, ठीक है। ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। और भी आप थोड़ा समझेंगे यहाँ पे, ये जो बात चल रही थी ट्रेन के डिब्बे की, एक कंपार्टमेंट की, कि जैसे ही हमने यहाँ से बॉल फेंकी ठीक उसी समय ट्रेन चलना स्टार्ट होगी, उसी समय ठीक। तो उस समय आप क्या देखोगे, जब आप बॉल को फेंकोगे तो बॉल जहाँ पे गिरेगी, जब वो डिस्टेंस आप नापोगे तो 10 मीटर में होकर के उससे कुछ कम आएगी, ठीक। क्यों, क्योंकि अब इस कंपार्टमेंट की जो गति है वो कैसे हो गई, वो त्वरित गति हो गई, ठीक है। तो त्वरित गति हो गई, अतः हम इसकी जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसका कैलकुलेशन सीधा ऐसे नहीं कर सकते, दूरी बराबर 4 गुणा समय। इसके लिए हमें गति के समीकरणों का, जो गति के समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो और तीसरा v वर्ग बराबर यू वर्ग प्लस 2as, इन समीकरणों की सहायता से हम ये डिस्टेंस पता करेंगे। तो वहाँ पर क्योंकि त्वरण लग गया, त्वरण उत्पन्न हो गया, अतः ये कैसा निर्देश तंत्र हो जाएगा, ये आपका अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, हाँ, ठीक। अगर आप बस में बैठे, एक समान चाल से बस जा रही है तो क्या हो गई, बस जड़त्वीय निर्देश तंत्र। और बस के ड्राइवर, जब बस का ड्राइवर उसकी स्पीड को कम करता है, ज़्यादा करता है, तो वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाएगा, ठीक है। वैसे देखिए आप समझ लीजिए, अभी कोरोना कोविड-19 के कारण यूपी बोर्ड ने जो 30% सिलेबस कम किया है, उस सिलेबस से आपके ये दोनों टॉपिक, जो निर्देश तंत्र है आपका और निर्देश तंत्र के साथ जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को सिलेबस से अभी निकाल दिया गया है। लेकिन मैंने आपको इसलिए पढ़ाई, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव है, तो आगे भी इसको पढ़ाया जाता है। ये निर्देश तंत्र की सहायता से बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, जैसे ब्रह्मांड में जो ग्रहों आदि की गतियाँ होती हैं, उन सभी गतियों का जो अध्ययन है वो निर्देश तंत्र की सहायता से ही किया जाता है। किसी सैटेलाइट को प्रेक्षित किया जाता है, उसकी गति आदि का अध्ययन किसकी सहायता से किया जाता है, निर्देश तंत्र की सहायता से किया जाता है, जिससे आप और बड़ी क्लास में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसलिए हमने इस टॉपिक पर चर्चा की है, ठीक है। तो ये आपका निर्देश तंत्र हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है दूरी विस्थापन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। वो आपके नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दूरी और विस्थापन, ठीक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये देखते हैं। देखिए दूरी क्या होती है, दूरी, अगर हम
किसी मार्ग पर चल रहे हैं, अगर हम किसी पथ पर चल रहे हैं एक पॉइंट से होते हुए, जैसे आपने अपने घर से आपने चलना स्टार्ट किया, अपने स्कूल तक आए, तो घर से आप द्वारा स्कूल तक पहुंचने में जो पथ तय किया गया उस पथ की, उस मार्ग की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक है, तो दूरी क्या हुई? किसी पथ या मार्ग की लंबाई। दूरी क्या होती है? पथ की लंबाई या मार्ग की लंबाई। तय मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। और देखिए विस्थापन क्या होता है? ये विस्थापन होता है कि गतिमान वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम सदिश दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। हम लोग इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल ये है आपका, एक वस्तु यहाँ से चली और ऐसे गति मार्ग पर होती हुई यहीं पर पुनः आई है, ये वृत्ताकार पथ पर चलती हुई यहाँ पर आ गई ये वस्तु। ठीक है, इसके द्वारा तय दूरी बराबर, देखिए आप यहाँ से कितनी हो जाएगी? दूरी क्या होती है? इसकी मार्ग की लंबाई। इसकी मार्ग की लंबाई कितनी हो जाएगी? वृत्ताकार है तो 2πr, यहाँ पर r क्या है? पथ की त्रिज्या है। और देखिए वस्तु जहाँ चली थी वहीं पर आ गई, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? विस्थापन कहता है कि प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी 0 हो गई। प्रारंभ में वही पॉइंट था, अंत में वही पॉइंट हो गया। अब आप कहें कि वस्तु यहाँ से ए पॉइंट से चली और इस तरीके से होती हुई बी पॉइंट पर आ गई। ठीक, ए पॉइंट से चल करके वस्तु कहाँ पर आ गई? बी पॉइंट पर आ गई। अब इस कंडीशन में आप देखिए वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी? ये दूरी हो गई, दूरी बराबर πr हो गया। और आपका विस्थापन कितना हो जाएगा? देखिए विस्थापन कितना हो जाएगा? विस्थापन हो गया प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी, ये हो गई। तो आपका विस्थापन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2r या व्यास के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से एक वस्तु ए पॉइंट से चली, इसके बाद बी पॉइंट पर पहुंची और बी से सी पॉइंट पर आई। इस कंडीशन में अगर हमको पूछा जाए कि इसके द्वारा तय दूरी, तो दूरी क्या हो जाएगी? ये वाला पथ नापेंगे, ये पथ नापेंगे, दूरी हो गई। और विस्थापन आपका कौन सा हो गया? ये आपका विस्थापन हो गया प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी, ये विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम दूरी और विस्थापन ज्ञात कर लेंगे। अब आपको दूरी और विस्थापन समझ में आया होगा। ठीक है, ये चीज़ और देखिए कि जैसे एक वस्तु ने यहाँ से चलना प्रारंभ किया ए पॉइंट से और वो 50 मीटर दूरी तय करके बी पॉइंट पर पहुँची और बी पॉइंट से पुनः देखिए पुनः ए पॉइंट पर आई और उसके बाद वो सी पॉइंट पर और गई, इधर को 10 मीटर और गई। तो देखिए अब अगर आपसे कोई पूछता है इस कंडीशन में दूरी, तो आप दूरी देखिए 50 मीटर ये गई वस्तु, 50 मीटर ये आई, तो दूरी कितनी होगी? 50 + 50 100 मीटर। विस्थापन आप देखेंगे, देखिए वस्तु यहाँ से, विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी, ये हो गई। तो विस्थापन कितना हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा बराबर यहाँ से यहाँ तक का दूर 10। देखिए माइनस हमने क्यों लिया? क्योंकि ये हमारा निर्देश बिंदु है, ये हमारा मूल बिंदु है। ठीक, यही प्रारंभिक बिंदु है, इसको प्रारंभिक पॉइंट माना था। इसके लेफ्ट हैंड साइड में ली हुई दूरी नेगेटिव ली जाती है चिन्ह प्रॉपर्टी से। तो विस्थापन हमारा कितना हो गया? 10 मीटर हो गया। ठीक, तो दूरी और विस्थापन में अब आप डिफरेंस देख रहे होंगे कि जो दूरी होती है, दूरी वो आपकी कैसी राशि होती है? दूरी आपकी सदिश राशि होती है और दूरी आपकी अदिश राशि होती है, और विस्थापन कैसी राशि होती है? सदिश। ठीक, दूरी क्या होती है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन क्या होता है? किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक, ये हो गई बात। अब देखिए आप की दूरी होती है वो क्या होती है? सदैव धनात्मक होती है। और जो विस्थापन होता है, देखिए आपने यहाँ पे विस्थापन क्या क्या हो सकता है? विस्थापन पॉजिटिव
नेगेटिव भी हुआ था और शून्य भी हुआ था। तो विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और देखिए कि जो दूरी है, दूरी का मान हमेशा ही विस्थापन से बड़ा आएगा, हमेशा ही विस्थापन से बड़ा आएगा या विस्थापन के बराबर आएगा, ठीक है। लेकिन जो विस्थापन है उसका मान, विस्थापन का मान दूरी से छोटा आएगा या दूरी के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि दूरी अपॉन विस्थापन, अगर हम ये रिलेशन निकालें तो आंसर हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 या इक्वल, ठीक। क्योंकि दूरी का मान हमेशा विस्थापन से बड़ा होता है तो इसका मान 1 से अधिक आएगा, या जो दूरी है उसका मान विस्थापन के बराबर होता है। जब बराबर होता है, दोनों ये नंबर्स बराबर होंगे तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने टॉपिक पढ़ा दूरी और विस्थापन, ठीक। और देखिए क्वेश्चन में दोनों समानताएं भी होती हैं। दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है बताइए, एसआई मात्रक मीटर और बीवी सूत्र एल, ठीक। इसका एसआई मात्रक मीटर और बीवी सूत्र एल है। तो इस वीडियो से आपको दूरी और विस्थापन सहित जो भी हमने आज के टॉपिक हम लोगों ने स्टडी किए हैं उनके बारे में अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके।